हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको रीट मेंस 2025 जो जनवरी 2026 में प्रस्तावित है उससे संबंधित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उसमें हमने पिछली जो क्लास है हमारी उसमें आरटी एक्ट 2009 के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। उसके क्वेश्चन आंसर हमने लगाए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्लास देखी होगी और आपकी नॉलेज को आपने अपडेट किया होगा। और उसी रिगार्डिंग हम जब आगे बात कर रहे हैं तो आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 से संबंधित चर्चा करेंगे कि हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह 1968 में हमारी प्रथम शिक्षा नीति थी। 1986 के अंतर्गत दूसरी शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। तो याद रखिएगा आप लोग, 68 के अंतर्गत फर्स्ट शिक्षा नीति, 86 के अंतर्गत दूसरी और 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये काफी चर्चित विषय रहा है और इस टॉपिक से संबंधित जब बात करेंगे हम तो चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, चाहे द्वितीय श्रेणी परीक्षा हो, चाहे तृतीय श्रेणी परीक्षा हो, इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन बनने संभावित हैं। तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे संबंधित पूरी जो इसके अहम पहलू हैं जो परीक्षा से संबंधित, उन पे आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो शिक्षा नीति है उसका नाम क्या है। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी को लागू करने से पहले सरकार के द्वारा 2 कमेटियों का गठन किया गया था। एक तो सुब्रमण्यम समिति और दूसरी कस्तूरी रंगन समिति। तो जो फर्स्ट समिति थी सुब्रमण्यम समिति, उसकी जो सिफारिशें थी वो सरकार के द्वारा मानी नहीं गई, उसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर उसके बाद कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया 2017 के अंतर्गत। इसमें 8 सदस्य थे और 2019 के अंतर्गत इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और जो कस्तूरी रंगन जो समिति है इसकी जो अध्यक्षता है और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो हमारे इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं वो इसके प्रमुख हैं। कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट डेट है, 29 जुलाई 2020 हैं उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिली गई। 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसने एनईपी 1986 जो है उसको प्रतिस्थापित किया है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जब यहाँ कर रहे हैं तो इस पॉलिसी के द्वारा जिसमें शिक्षा का जो स्वरूप है वह 5+3+3 और 4, ये इसका शिक्षा का स्वरूप इस नीति के अंदर रहने वाला है। 5+3+3+4 ये इसका इस शिक्षा नीति के अंदर शिक्षा का स्वरूप रहने वाला है, जिसमें बच्चा जो है पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और उसके बाद कक्षा 1 और 2, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी में 3 ईयर और 2 ईयर कक्षा 1 और 2 के अध्ययन करेगा, तो यहाँ पर 5। उसके बाद बच्चा जो है क्लास 3, 4 और 5 में एडमिशन लेगा, यहाँ पर 3। और उसके बाद जो कक्षा 6, 7 और 8 के अंतर्गत अध्ययन करेगा, उसके बाद 9 से लेकर 12 तक अध्ययन करेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ स्वरूप रहने वाला है शिक्षा का वह है 5+3+3+4 जो है शिक्षा का स्वरूप रहने वाला है। और इस शिक्षा जो नीति है इसकी 5 स्तंभ हैं। इसके जो 5 स्तंभ है वो इंपॉर्टेंट है। पहला स्तंभ है पहुंच, एक्सीज, सभी तक शिक्षा पहुंची जाए, चाहे दूर दरार के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वहां तक भी शिक्षा की पहुंच हो। इक्विटी मतलब समानता, शिक्षा जो है सभी को समान रूप से मिले, चाहे SC, ST, OBC हो, चाहे आदिवासी लोग हों, चाहे गरीब तबके के लोग हों, सबके साथ समानता से शिक्षा
उनको उपलब्ध कराई जाए। तीसरा स्तंभ है गुणवत्ता। गुणवत्ता से तात्पर्य क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। जो हमारा SDG जो है सतत विकास लक्ष्य हैं, उसका जो चौथा जो गोल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको पूरी करने के लिए ही यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। तो इस पॉलिसी का जो तीसरा मेन स्तंभ है वो है गुणवत्ता, मतलब हमें क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन बच्चों तक पहुंचानी है। और चौथा स्तंभ है किफायती। किफायती का मतलब है जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो बिल्कुल सस्ती हो तो सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। और अगला स्तंभ है इसका जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी। मतलब जवाबदेही का मतलब है कि जो शिक्षा है वो दी जा रही है, उसके बाद उसका मूल्यांकन होगा, शिक्षकों का मूल्यांकन होगा, और बच्चों के मूल्यांकन के लिए जैसे परख केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो मूलभूत जो स्तंभ है हमारी शिक्षा नीति के 5 स्तंभ हैं। एक तो पहुंच है, दूसरा इक्विटी है, गुणवत्ता है, किफायती और जवाबदेहिता है। और इस शिक्षा जो नीति है उसका सबसे पहले मैं उद्देश्य आपको बता देता हूं कि भारत को वैश्विक शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाना। भारत को वैश्विक शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय स्थान दिलवाना हमारी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसका प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए आप लोग, जो शिक्षा नीति है हमारी, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका नाम क्या रहने वाला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। समिति का नाम है के कस्तूरी रंगन समिति है। कस्तूरी रंगन समिति का जो गठन हुआ था 2017 में, इसके 8 सदस्य थे। उसके बाद देखिए जो हमारी जो कस्तूरी रंगन समिति है उसके द्वारा जो पॉलिसी लागू की गई है, इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 तो भाग हैं और इसके अंदर चैप्टर कितने हैं, 27 इसके अंदर चैप्टर हैं। समिति की जो अध्यक्षता है वो के कस्तूरी रंगन जी हैं, उनके द्वारा की गई है। ये इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं। और ये जो शिक्षा नीति है 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिली है। और कौन सी शिक्षा नीति प्रतिस्थापित हुई है, 1986 की जो शिक्षा नीति है इसके द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। इसके बाद देखिए शिक्षा का स्वरूप, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5+3+3 और 4 जो है नया पैटर्न जो है शिक्षा का स्वरूप रहने वाला है। अभी मैंने समझाया था आपको। और मूलभूत स्तंभ हैं इसके 5 स्तंभ बताए मैंने। पहला स्तंभ है इसका पहुंच, दूसरा है इक्विटी मतलब समानता, तीसरा है क्वालिटी एजुकेशन, चौथा है किफ़ायती रूप से जो सस्ती शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, और चौथा है अकाउंटेबिलिटी जिसे जवाबदेही। इस प्रकार शिक्षा की जो है इस नीति में 5 मूलभूत स्तंभ बताए हैं। पहला है शिक्षा सभी तक मिले, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, क्वालिटी रूप से एजुकेशन मिलनी चाहिए, कि शिक्षा किफ़ायती होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी। इसके 5 स्तंभ हैं। उद्देश्य जैसा हमने यहाँ बात की कि उद्देश्य जो है कि भारत को वैश्विक शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत भारत को जो है हमारे को उच्च स्थान दिलाना है, अग्रणी स्थान दिलाना है। ये इस नीति का क्या है, उद्देश्य है। अब आगे बात करते हैं हम कि जो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, अब पृष्ठभूमि से संबंधित मैं आपके सामने बात करते हैं अपन इसके बारे में कि इसके लिए मैंने अभी समझाया आपको 2 समितियों का गठन हुआ। एक तो सुब्रमण्यम समिति जिसका गठन 2015 के अंतर्गत हुआ, दूसरी समिति है के कस्तूरी रंगन समिति जिसका गठन 2017 में हुआ। कि पहली जो समिति है वो 2015 में बनी, सुब्रमण्यम समिति। सुब्रमण्यम समिति का गठन 2015 में पूर्व कैबिनेट जो सचिव है TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया। इसमें 5 सदस्य थे। समिति ने अपना जो सुझाव मई 2016 में प्रस्तुत किया, लेकिन इस समिति के सुझाव को अनुकूल नहीं माना गया सरकार के द्वारा। तो हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि NEP 2020 के लिए जो पहली समिति है उसका नाम याद रख लीजिएगा, सिर्फ आप यहाँ पर सुब्रमण्यम समिति थी। और दूसरी समिति इंपॉर्टेंट है, याद रख, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है कि दूसरी समिति जो है के कस्तूरी रंगन समिति जिसका गठन 2017 में हुआ, कि जून 2017 में इसका गठन किया गया। इसरो के जो पूर्व प्रमुख हैं कस्तूरी रंगन इनके अध्यक्ष हैं। और इस समिति के द्वारा 31 मई 2019 को, इंपॉर्टेंट डेट है 31 मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा है वो कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद जो है 29 जुलाई 2020 है उसके अंतर्गत कैबिनेट के द्वारा इस नीति को मंजूरी दी गई। तो याद रखने वाली बात है कि कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब हुआ था, 2017 में हुआ था। गठन कब हुआ था इसका, 2017 के अंतर्गत गठन हुआ। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की, 31 मई 2019 को इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की।
और 29 जुलाई 2020 को ये शिक्षा नीति लागू हुई। आगे देखिए आप लोग कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको मंजूरी 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा आप लोग कि जो एनईपी 2020 है वो कब लागू हुई थी, 29 जुलाई 2020 को लागू हुई। इसका जो मुख्य फोकस क्या है देखिए आप लोग, इसका मुख्य फोकस है कि भारतीय मूल्य परंपराओं और आधुनिकता का समन्वय करना। मतलब आपको हमें शिक्षा देनी है लेकिन वो भारतीय जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो मूल्य हैं, हमारा कल्चर है, हमारी परंपराएं हैं, उनका आधुनिकता के साथ समन्वय करना है। मतलब हमें उनसे जुड़े हुए रहना है। ऐसा नहीं है कि हम आधुनिकता की शिक्षा दे रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे रीति रिवाज हमसे पीछे छूटते जाएं। तो हमें इनका दोनों का समन्वय करते हुए शिक्षा जो है सभी लोगों को उपलब्ध करानी है। जो नई शिक्षा नीति है उसकी सबसे पहले अपन मुख्य बातों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी प्रमुख जो मुख्य बातें क्या हैं। तो केंद्रीय सबसे पहली बात करते हैं अपन, जो हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना संसाधन जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा 29 जुलाई 2020 को नवीन शिक्षा नीति 2020 जारी की गई थी। और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के द्वारा इस नीति को मंजूरी मिली और इस नीति के द्वारा जो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसके को प्रतिस्थापित किया गया। और अगर बात की जाए कि पहली शिक्षा नीति 1968 की थी, दूसरी नीति 86 की थी और तीसरी जो नीति है वो 2020 की शिक्षा नीति है। लेकिन 21वीं सदी की जो हमारी पहली शिक्षा नीति कौन सी है, वो 21वीं सदी की जो शिक्षा नीति है पहली, वो है एनईपी 2020 जो है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति मानी जाएगी। इसके बाद देखिए आप लोग कि जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। जैसा भी मैंने समझाया आपको, 1986 में पहली शिक्षा नीति थी, 1968 को पहली शिक्षा नीति, 1968 को पहली शिक्षा नीति, दूसरी 1986 को फर्स्ट, दूसरी 1986 को और तीसरी थी है 2020 वाली। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनईपी 2020 है इसमें केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जो जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि हमारी जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, वो है 6%। अभी शायद 4.23% के लमसम अभी शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है हमारी जीडीपी का। लेकिन इसका जो लक्ष्य है इस शिक्षा नीति का वो है 6% तक हमें हमारा जीडीपी का शिक्षा के ऊपर खर्च करना है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा आप लोग ये। उसके बाद देखिए कि जो पॉलिसी बन गई, लेकिन इस पॉलिसी को लागू करने वाला जो प्रथम जो राज्य है हमारे भारत में वो है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट कि एनईपी 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, कर्नाटक है। एनईपी जो 2020 है वो बालकों को केंद्र में रखती है, मतलब बाल केंद्रीय शिक्षा की बात करती है और सीखने में नवीन परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनों पर बल देती है। मतलब सीखने के लिए नवीन परिस्थितियां उपलब्ध कराती है, उसके अनुसार आप स्वयं करके सीखें, बालक स्वयं प्रयोग करके सीखे तो ज्ञान क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। और देखिए ये जिज्ञासा है, खेल है, अनुभव है, खेल खेल में सीखना है, समस्या समाधान है, बच्चे आपस में एक दूसरे से संवाद करके सीख सकते हैं, इसके ऊपर केंद्रित हैं। और नवीन शिक्षा नीति जो है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ब्रीफ किया कि इसके अंदर 4 भाग हैं और 27 अध्याय हैं। 4 भागों के अंदर देखिए सबसे पहला है स्कूली शिक्षा वाला, दूसरा हायर एजुकेशन से संबंधित है, तीसरा केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वित मुद्दे हैं। इस प्रकार जो है हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसके 4 तो भाग हैं और 27 क्या हैं इसके अध्याय हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो कि जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके मुख्य बिंदु, इसके सब मुख्य बिंदु में सबसे पहले बात करता हूं मैं स्कूली शिक्षा में सुधार। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है कि स्कूली शिक्षा में सुधार कैसे किया जाएगा। जैसे वो जो पुरानी जो पैटर्न था उसे चेंज करके नया स्वरूप जो है 5+3+3+4 ये स्वरूप नई शिक्षा नीति के अंदर शिक्षा का रहने वाला है। शिक्षा जो है वो 5वीं क्लास तक के बच्चों को मातृभाषा के अंतर्गत या स्थानीय भाषा के अंदर शिक्षा देनी है और कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा जो है
और कंप्यूटर शिक्षाएं कक्षा 6 से बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद पहले कक्षा 9 से जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, अब इस नीति में कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक वोकेशनल जो एजुकेशन वो दी जाएगी। कला है, संगीत है, खेलों का इसमें समावेश किया गया है। बच्चे का जो है समग्र मूल्यांकन प्रणाली 360 डिग्री पर बच्चे का यहाँ पर मूल्यांकन होगा। तो स्कूली शिक्षा में यहाँ पर इस प्रकार का सुधार किया गया है। देखिए आप लोग कि जो 5, 3 और 4 का जो स्वरूप रहने वाला है, उसमें जो बच्चा है पहले 3 साल तो कहां पर रहेगा, आंगनबाड़ी के अंदर रहेगा, प्री स्कूल बोलेंगे उसे, बाल वाटिका जो है उसके अंदर 3 साल तक बच्चा यहां पर अध्ययन करेगा। उसके बाद 2 साल जो है बच्चा, इसमें बच्चे की जो उम्र होगी वो 6 से 8 वर्ष तक रहेगी और कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत बच्चा अध्ययन करेगा। बाल वाटिका के अंतर्गत बच्चा जो है 3 साल का जाएगा और आंगनबाड़ी में, जिसे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के नाम से जानेंगे हम, इसमें बच्चा जो है 3 साल का जाएगा और यहाँ पर जो बच्चा 3 इयर्स तक जो है इसके अंदर आंगनवाड़ी में रहेगा। उसके बाद जो बच्चा 6 साल का हो जाएगा जब क्लास 1 के अंदर एडमिशन लेगा और क्लास 2 के अंतर्गत यहाँ पर अध्ययन करेगा। तो ये जो शिक्षा का जो स्वरूप है जो 5 वाला, इसमें 3 साल तक तो आंगनवाड़ी में रहेगा बच्चा और 2 साल तक जो है क्लास 1 और 2 के अंतर्गत रहेगा। तो इस प्रकार 5 वाला जो स्वरूप है इस प्रकार समझ सकते हैं कि 3 साल तक तो बच्चा जो है आंगनवाड़ी में रहेगा और बच्चा जब 6 साल का जाएगा क्लास 1 में जाएगा और फिर यहाँ क्लास 2 तक अध्ययन इसके अंतर्गत करेगा। उसके बाद जो है तीसरा जो स्वरूप है इसके अंतर्गत जो क्लास 3 से लेकर 5 तक बच्चा अध्ययन करेगा। इसमें बच्चे की जो उम्र रहने वाली है वो 8 से 11 वर्ष रहने वाली है। फिर उसके बाद देखिए आप लोग, बच्चा जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक अध्ययन करेगा। इसमें बच्चे की उम्र 11 से 14 वर्ष रहेगी। आरटी एक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो 6 से 14 वर्ष की बच्चे की बात करते हैं निःशुल्क एजुकेशन की। लेकिन यहाँ याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 18 वर्ष तक के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा की बात करती है और आरटी एक्ट 2009 14 वर्ष तक के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद देखिए जो 4th वाला है इसके अंतर्गत बच्चा जो है 9 से 12 तक अध्ययन करेगा। इसमें बच्चे की उम्र रहेगी 14 से 18। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 18 वर्ष तक के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है और जो आरटी एक्ट जो हमने पढ़ा था 2009 वो 14 वर्ष तक के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। अब दूसरा सुधार जो हो रहा है किसके अंतर्गत हो रहा है, उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च शिक्षा में क्या सुधार हो रहा है, देखिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प रहेगा। बच्चा जो है मल्टीपल एंट्री कर सकता है, 1 वर्ष कोर्स कर सकता है, 2 वर्ष का कोर्स कर सकता है, 3 वर्ष का कर सकता है। उसको डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री मिलेगी, शोध के साथ डिग्री मिलेगी। वो एग्जिट का विकल्प भी रहेगा उसके लिए। बच्चे का जो पूरा का पूरा क्रेडिट बैंक प्रणाली तैयार की जाएगी। बच्चे ने कौन सी उपलब्धि हासिल करी है वो उसके क्रेडिट बैंक के अंतर्गत स्टोर होती रहेगी। जब वो नौकरी वगैरह उसको रोजगार मिलेगा तो उस समय इसका क्रेडिट बैंक प्रणाली उसके काम आएगी। एकल नियामक जो निकाय है, देखिए HECI हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया का इसका गठन किया जाएगा। जो UGC है, UGC, AICTE है और NCTE है, इसके स्थान पर इन तीनों को समाप्त कर HECI का गठन किया जाएगा। तो HECI जो है हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया का गठन किया जाएगा। यही एकल नियामक निकाय रहेगा, इसी के द्वारा सब कंट्रोल किया जाएगा। और 4 वर्षीय स्नातक जो एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। ये जो सुधार होगा किसके अंदर होगा, उच्च शिक्षा के अंदर सुधार होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन, देखो शिक्षकों और शिक्षण प्रणाली में सुधार होगा। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी सुधार होंगे। व्यावसायिक जो शिक्षा है उसके अंदर सुधार किया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग, जो व्यावसायिक जो शिक्षा है उसके अंदर सुधार होगा। व्यवसाय शिक्षा पर बल दिया जा रहा है क्योंकि कक्षा 6 के अंदर ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। पहले कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा होती थी। उसके बाद समावेशी शिक्षा पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। जो CWSN बच्चे हैं और जो हमारे निःशक्तजन बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा दी जा रही है। अनुसंधान विकास पर जोर दिया जा रहा है। नई भाषा नीति, ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो है वो 100% रहने वाला है इस बार उच्च शिक्षा के अंतर्गत। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना की जाएगी, जो मूल्यांकन के रूप में हमारे उदयपुर के अंदर स्थापित है। परख केंद्र जो मूल्यांकन का प्रमुख केंद्र है। भारतीय मूल्यों और संस्कृति का संरक्षण। इस प्रकार ये जो 10-11 बिंदु हमने पढ़े हैं इसके मुख्य बिंदु हैं कि पहला तो जो है स्कूल शिक्षा में सुधार किया जाएगा, फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, फिर शिक्षकों और शिक्षण प्रणाली में सुधार किया जाएगा, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी में सुधार किया जाएगा, समावेशी शिक्षा दी जाएगी, अनुसंधान विकास पर बल दिया जाएगा, नई भाषा नीति आ जाएगी
और ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो है GER, जिसे अपन ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं या स्कूल के अंदर जो नामांकन है वो 100% करना है हमें। और राष्ट्रीय जो परख केंद्र है उसकी वो मूल्यांकन केंद्र के रूप में रहेगा इसमें। उसके बाद है हमारी भारतीय मूल्यों और संस्कृति का संरक्षण। इस प्रकार इस नीति के जो मुख्य बिंदु हैं हमने समझे हैं कि इसके अंतर्गत क्या नया है जो हमें समझना है। उसके बाद देखिए आप लोग कि जो इस नीति के 5 स्तंभों के बारे में बात की हमने कि इसकी नीति के कौन कौन से 5 स्तंभ है। हमने इस नीति के 5 स्तंभों के अंदर बात की है कि नीति के कौन कौन से स्तंभ रहे हैं। तो इस नीति के 5 स्तंभ मैंने शुरू में समझाए आपको। सबसे पहला है पहुंच, जो शिक्षा सभी तक पहुंचनी है, सामान्य मतलब समानता होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, वहनीयता होनी चाहिए और जवाबदेही शिक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार जो NEP के 5 स्तंभ हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इस जगह से इस स्तंभ से बनने वाले जो क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है। पहले भी परीक्षाओं में आ चुका है क्वेश्चन कि NEP 2020 के 5 स्तंभ कौन से हैं? पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता। ये 5 स्तंभ शिक्षा नीति के हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं पहुंच की। पहुंच का क्या है? मतलब शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक सुलभ बनाना है। शिक्षा जो है उसको समाज के हर वर्ग तक सुलभ बनाना है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। सभी लोगों को शिक्षा का समान अवसर हमें उपलब्ध कराना है, चाहे वंचित वर्ग हो, SC हो, ST हो, OBC हो, दिव्यांग हो, ट्रांसजेंडर हो, उन्हें हमें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह बात है पहुंच की। पहुंच का मतलब आप समझ चुके होंगे कि शिक्षा को समाज के हर वर्ग को सुलभ बनाना है हमें, और चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत हो चाहे शहरी क्षेत्र के अंदर हो, सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर हमें उपलब्ध कराना है। और शिक्षा जो है, जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, SC, ST, OBC, दिव्यांग हैं, उन्हें हमें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। और डिजिटल संसाधन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हमें दूर दराज जो क्षेत्र हैं वहां तक शिक्षा को पहुंचाना है। सबसे पहली जो हमारा स्तंभ है पहुंच, उसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि पहुंच का मतलब क्या है? एक्सेस, मतलब शिक्षा को सभी तक पहुंचाना है। दूसरा है समानता। समानता का मतलब यहां क्या समझेंगे हम कि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होने के बावजूद भी शिक्षा का समान अवसर हमें सभी को प्रदान करना है। चाहे छात्र की सामाजिक स्थिति कैसी हो, आर्थिक स्थिति कैसी हो, भौगोलिक परिस्थिति कैसी हो, सबकी एक जैसी रहना संभव नहीं है। तो इनकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होने के बावजूद भी हमें सभी को समान अवसर प्रदान करना है। चाहे लड़कियां हो, ट्रांसजेंडर हो, बालक हो, वंचित वर्ग हो, उनको सबको हमें शिक्षा की समान जो अवसर उपलब्ध कराने हैं। इसके लिए हम देखो कि एक तो जेंडर समावेशी निधि का गठन करेंगे और बालिका शिक्षा योजना जो है उसका गठन करेंगे। तो समानता का मतलब है कि हमें सभी को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध करानी है, चाहे बालक हो, बालिका हो, ट्रांसजेंडर हो, निशक्तजन हो, सभी तक हमें शिक्षा पहुंचानी है, सभी को समानता से शिक्षा देनी है। और तीसरी बात करते हैं अपन गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब है क्वालिटी। क्वालिटी जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा जो SDG जो है, जो सतत विकास लक्ष्य है नंबर 4 जो है, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ऊपर बात करता है। जो हमारा लक्ष्य है SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की से संबंधित है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसका मूल जो जन्म हुआ है, जो ये पॉलिसी आई है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही आई है। और SDG जो 4 है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये नीति बनाई गई है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित करना है हमें, और पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण जो पद्धतियां हैं उनको आधुनिक और प्रभावी बनाना है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी है, और जो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है CPD, जो CPD है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट जो कोर्स होगा शिक्षकों का, CPD जो 50 घंटे का जो प्रोग्राम रहेगा प्रतिवर्ष का, वो शिक्षकों को करना होगा। और बच्चों को उनके कौशल और व्यक्तित्व के विकास से संबंधित उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार वो बच्चों के कौशल को डेवलप करें, उनके बच्चों के पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें, और शिक्षक खुद की पर्सनैलिटी को और खुद की व्यावसायिक शिक्षा जो है उसको कैसे विकसित करें। इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है।
उसके बाद आता है वहनीयता। वहनीयता का मतलब है किफायती। सभी के लिए शिक्षा को किफायती बनाना है। 3 से 18 वर्ष तक के जो छात्र हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मैं पहले ही आप लोगों से बार बार इस बात पे गौर करा रहा हूं कि जो हमारा आरटी एक्ट 2000 जो 9 है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए बात करता है निःशुल्क शिक्षा की। आरटी एक्ट जो 2009 है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एजुकेशन दी जाएगी, उससे संबंधित प्रावधान है। और जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 उसके अंतर्गत 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो शिक्षा जो है सभी के लिए किफ़ायती होनी चाहिए और 3 से 18 साल तक का जो बच्चा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार क्या है, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं करेगी। जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देगी और कई प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। तो हमारा जो चौथा स्तंभ है वहनीयता है। चौथा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। जवाबदेहिता से संबंधित बात करेंगे अपन। जवाबदेहिता जो है वो जो है जवाबदेहिता में अपन बात करें कि जवाबदेहिता के लिए जैसे बच्चा जो है उसका मूल्यांकन होगा। बच्चे का जो मूल्यांकन होगा उसके लिए परख केंद्र की स्थापना की गई है। और शिक्षा जो प्रणाली है उसकी जिम्मेदार, पारदर्शी और प्रभावी शिक्षा को बनाना है। तो हम बात करें कि जो शिक्षा जो है उसके लिए अपन मूल्यांकन की बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय जो मूल्यांकन केंद्र है वो परख के माध्यम से मूल्यांकन प्रणाली को समय समय पर पारदर्शी बनाया जाएगा। ग्रेड स्वायत्ता और नियमित संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार जो है इसके अंतर्गत जवाबदेहिता जो है इस प्रकार पॉलिसी के अंदर जवाबदेहिता की बात की गई है। तो अपन इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि पहुंच क्या है, सामान्य क्या है, गुणवत्ता क्या है, वरीयता, जवाबदेहिता। ये मैंने आप लोगों को समझा तो दिया है कि पहुंच का मतलब क्या है कि शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक उपलब्ध कराना है, SC ST OBC तक उपलब्ध कराना है, मुख्य धारा से उनको जोड़ना है। समानता में मैंने समझाया आपको उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन हमें उनको शिक्षा उपलब्ध करानी है। इसके लिए जेंडर समावेशी निधि और समावेशी शिक्षा योजना के माध्यम से लैंगिक और सामाजिक असमानता को कम करना है। इस प्रकार हमारे को समानता से सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचानी है। इसके बाद देखो गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता जो है हर स्तर पर रहनी सुनिश्चित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक और प्रभावी बनाना है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की मैंने आपको। CPD जो कोर्स है, सतत व्यावसायिक जो विकास कोर्स है, जो प्रतिवर्ष जो 50 घंटे का जो ये कोर्स होगा वो शिक्षकों को करना होगा। समग्र और बहुविषयक दृष्टि को अपनाकर छात्रों के कौशल और व्यक्तित्व का विकास करने से संबंधित क्वालिटी की बात की गई है। और जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है SDG जो गोल नंबर 4 है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आता है वहनीयता के बारे में बात की। शिक्षा को किफ़ायती बनाना है और 3 से 18 वर्ष, वापस रिमेंबर कर रहा हूँ, 3 से 18 साल तक के छात्रों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। वंचित वर्ग के लिए मुफ्त रियायती सुनिश्चित करना। छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, वित्तीय सहायता के माध्यम से जो सरकार है आर्थिक सहायता देगी और सभी लोगों तक की शिक्षा जो है किफ़ायती रूप से पहुंचेगी। उसके बाद देखिए जवाबदेहिता। जवाबदेहिता में हमने समझा कि शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इसके लिए देखो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो है परख, ध्यान रखना, परख के माध्यम से मूल्यांकन प्रणाली को समग्र और पारदर्शी बनाना। उच्च शिक्षा में ग्रेडेड स्वायत्ता और नियमित संस्थानों की स्थापना की जाएगी। सभी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार करने और आवश्यक सुधारों को प्रबल करने और सुगम बनाने के लिए स्कूलों और जिला स्तरीय विद्यालयों को जवाबदेह ठहराने के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं का संग्रह है। कैबिनेट जो द्वारा मानव संसाधन, देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ इस बात को समझना है कि जो जवाबदेही है वो जवाबदेहिता किसकी है, जो सरकार जो है और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो है परख की स्थापना करेगी और उच्च शिक्षा में ग्रेड स्वायत्ता जैसे ABC ग्रेड हैं और नियमित जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी स्थापना इसके द्वारा की जाएगी। तो यहाँ तक हमने इसके जो है 5 स्तंभ के बारे में अच्छे से समझाए। उसके बाद देखो कि आप लोगों को थोड़ा सा जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो MHRD जो हमारा मंत्रालय है वो सबसे पहले जो था शिक्षा जो थी वो MHRD के अंतर्गत आती थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। उसके बाद 2020 है उसके अंतर्गत जो MHRD का जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। याद रखिएगा आप लोग कि जो पहले जो शिक्षा जो है हमारी वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है हमारा MHRD उसके अंतर्गत आती थी, लेकिन 2020 के अंतर्गत क्या है जो शिक्षा जो है हमारी जो MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे अपन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य है। अब जो हमने यहाँ पर पढ़ा है उसके बारे में देखो आप लोग। सबसे पहले बात करें उद्देश्य क्या हो सकते हैं, किसी भी कोई भी जो पॉलिसी आ रही शिक्षा से संबंधित उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ा कि स्तंभों के बारे में पढ़ा हमने कि भी क्या क्या इसके स्तंभ हो सकते हैं। स्तंभ जो हैं वो पहुंच है, उसके बाद समानता है, गुणवत्ता है, जवाबदेहिता, ये इसके स्तंभ है। तो जब शिक्षा नीति के जब हम उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा में समानता और समावेशिता करना और समग्र और बहुआयामी बच्चों का विकास करना। इस प्रकार हम जब बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या हैं, तो जो हमने इसके स्तंभ पढ़े हैं उन स्तंभों को ही सम्मिलित करते हुए हम इनके उद्देश्य की बात करेंगे। जैसे वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा में समानता समावेशिता करना, समग्र और बहुआयामी विकास है। समग्र और बहुआयामी विकास से मतलब क्या है कि छात्रों का मानसिक, शारीरिक और भावात्मक विकास हो, उसका पूरा समग्र विकास हो। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार का हो कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, बच्चा का मानसिक विकास हो, बच्चे का भावात्मक विकास हो। उसके साथ सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियां हैं बच्चा खुद करके सीखे, खेल खेल में सीखे, और जो बच्चा है वो कला जो नई जो आर्ट्स हैं उसको सीखे, नई नई कलाओं को सीखे। इस प्रकार बच्चे का समग्र और बहुआयामी विकास किया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग 21वीं सदी के कौशल विकसित करना। हाँ देखिए सबसे अच्छा उद्देश्य ये है इसका कि 21वीं सदी के जो कौशल हैं, जैसे क्रिएटिविटी है, बच्चे की रचनात्मकता है, आलोचनात्मक उसकी सोच होनी चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए, डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए बच्चे के अंतर्गत। इस प्रकार जो है 21वीं सदी के कौशल जो है बच्चों के अंदर विकसित करना है। छात्रों को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल आधारित शिक्षा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका सबसे बड़ा मोटो यही है कि कौशल आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर बने और स्वरोजगार के लिए वो आगे प्रेरित हों। उसके बाद देखिए भारतीय मूल्यों का संस्करण, जो हमारा जो कल्चर है और हमारी जो वैल्यू हैं हमारे समाज की, उसका हमारे को संरक्षण करना है। ऐसा नहीं है हम आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ते जाएं और हमारे जो देश है, हमारे जो देश की जो परंपराएं हैं, हमारी देश की जो संस्कृति है, जो हमारे इथिकल जो वैल्यू हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो हम भूलते जाएं। उनका हमें समन्वय करके हुए इस शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उसके बाद देखिए मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिकता देकर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखिए शिक्षा का वैश्वीकरण करना। शिक्षा का वैश्वीकरण का मतलब क्या है? भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना और भारत को शिक्षा और ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाना। अनुसंधान और नवाचार बढ़ाना। देखो अनुसंधान और नवाचार के लिए हमें NRF नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा आप लोग इस चीज को कि अनुसंधान के लिए NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। छात्र और शिक्षकों को अनुसंधान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि नए नए शोध कीजिए और शिक्षा में लचीलापन आएगा। मल्टीपल जो है आपकी एंट्री होगी, एग्जिट का विकल्प आपका रहेगा। छात्रों को उनके पसंद के जो विषय हैं और उस क्षेत्र में पढ़ाई करने का स्वतंत्रता रहेगी। पहले ये होता था कि आर्ट्स जो साइंस का बच्चा आर्ट्स नहीं ले सकता, आर्ट्स का बच्चा साइंस नहीं ले सकता। इस प्रकार इस जो नई शिक्षा नीति के अंदर पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है कि आर्ट्स का बच्चा साइंस भी पढ़ सकता है, साइंस वाला आर्ट्स भी पढ़ सकता है। इस प्रकार पूरा लचीलापन है, कभी भी एंट्री ले सकता है, एग्जिट कर सकता है। इसके बाद अगला उद्देश्य देखिए आप लोग इसका, डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अभी पता है आपने कि भाई तकनीकी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ाना है, 21वीं सदी की शिक्षा देना है। उसके बाद शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षकों का प्रशिक्षण है, उनका विकास करना है। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेगा आप लोग कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल जो कार्यक्रम है वो शुरू किए गए हैं। पहले कक्षा 9 से, पहले जो था वो कक्षा 9 से वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी और अब जो है कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद देखिए 2025 तक 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, GER रेशो, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि 2030 तक जो हमारी उच्च शिक्षा है उसमें ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो है वो कितना करना है अपन को 100% तक बढ़ाना है। याद रख लीजिएगा कब तक? 2030 तक जो उच्च शिक्षा में है ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो है, नामांकन है, वो हमें 100% तक बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमने जो है इसके उद्देश्य पढ़े हैं कि क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इसके जो उद्देश्य में
जब पहली बात करी अपन ने उद्देश्य की, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा में समानता और समावेशिता लाना है, समग्र और बहुआयामी विकास करना है। उसके बाद 21वीं सदी की जो है शिक्षा हमारे को देनी है, भारतीय जो संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण वाली शिक्षा हमें देनी है, शिक्षा को वैश्वीकरण करना है, अनुसंधान नवाचार करना है, शिक्षा में लचीलापन लाना है। इस प्रकार ही शिक्षा नीति के हमारे क्या रहे हैं, उद्देश्य रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप रहा है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो है 100% करना है। जहां मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो बात क्वेश्चन बनने की वहां से संभावना अधिकतम रहेगी। उसके बाद देखो कि एनईपी 2020 का लक्ष्य बताई दिया कि 2030 तक, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमारा एसडीजी जो लक्ष्य है वो 2030 तक हमें प्राप्त करना है। तो यहां पर भी 2030 तक भारत में बिना भेदभाव के सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। क्योंकि हमारा जो सतत विकास जो गोल है, एसडीजी जो गोल है हमारा, गोल नंबर 4, बार बार मैं बोल रहा हूं, गोल नंबर 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। वो 2030 तक भारत में बिना भेदभाव के सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना इसका पॉलिसी का लक्ष्य रहा है। उसके बाद देखिए कि आगे जब अपन बात करते हैं, देखो कि इस नीति के क्या क्या जो सिद्धांत रहने वाले हैं, थोड़ा सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने इसके लक्ष्यों के बारे में बात की, इस नीति का क्या सिद्धांत रह सकते हैं। कि सिद्धांतों में जो बात की जाएगी कि कक्षा जो है, मतलब जो कक्षा 3 या 9 वर्ष का जो बच्चा है वह पढ़ना लिखना सीख जाए, संख्या ज्ञान सीख जाए, उसको बुनियादी साक्षरता मिल जाए, और ज्ञान जो है वो उसकी ज्ञान जो है उसकी अखंडता रहे, सुनिश्चित करे, अवधारणात्मक सोच विकसित हो बच्चे की। इस प्रकार अपन इस शिक्षा नीति के कि जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला सिद्धांत क्या है, हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करना। जो बच्चा है वह उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो सीखें। उसके बाद उसकी पहचान करें कि इस बच्चे की क्या क्वालिटी है, ये बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, उसकी पहचान करना, और विकास के लिए हमें प्रयास करना है। दूसरा सिद्धांत क्या है, FLN, फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरेसी, मतलब बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। निपुण भारत अभियान, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, निपुण भारत अभियान चलाया गया है। उसके अंतर्गत जो कक्षा 3, ध्यान रखिएगा, कक्षा 3 और 9 वर्ष तक के जो है बच्चा, वो साक्षरता में संख्या ज्ञान को प्राथमिकता देना। जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, जो FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो है वो कक्षा 3 तक, और 9 वर्ष का जो बच्चा है वो संख्या ज्ञान और जो पढ़ना लिखना है वो सीख जाए। इसके लिए निपुण भारत अभियान चलाया गया है। लचीलापन, विद्यार्थियों को रुचि में योग्यता के अनुसार विषय चुनने के लिए बात की गई है। संबद्धता, एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों को जोड़कर पढ़ाना। अवधारणात्मक समझ कर पर जोर देना। रटने, बच्चा जो है रटे नहीं, किसी भी चीज को बच्चा समझे और समझकर क्या करे, अपनी क्रिएटिविटी विकसित करे, अपना एनालिटिकल अप्रोच को विकसित करे। ऐसा नहीं है बच्चा जो है किसी चीज को रटे, यहाँ पर रटना नहीं है बच्चे को, यहाँ बच्चे की एनालिटिकल जो सोच है, क्रिएटिविटी बढ़ानी है। उसके बाद आगे देखिए आप लोग कि बहुभाषिकता, बहुभाषिता मतलब क्या है, प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में देते हुए जो बहुभाषिता है उस पर बल दिया गया है। जो कक्षा 5 तक का जो छात्र है उसे हम उसकी जो शिक्षा है, वो जो शिक्षा हम देंगे उसे मातृभाषा के अंदर देंगे। जीवन कौशल पर बल देना, सीखने के सतत मूल्यांकन पर जोर देना, तकनीकी की यथासंभव उपयोग पर जोर देना, विविधता और स्थानीय परिवेश के समान प्रभाव देना, सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समांतर समावेशन तथा शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया को केंद्र मानना। उसके बाद देखो उत्कृष्ट सरकार का जो निरंतर नियमित परिवर्तन के लिए अनुसंधान पर बल देना। इस प्रकार ये कुछ थ्योरेटिकल बातें जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित बातें हैं, सिद्धांत से संबंधित आप समझ लीजिएगा। और जो हैं आप लोग ये जो सिद्धांत हैं वो स्तंभ, जो हमारे इसके 5 स्तंभ थे उससे मिलते जुलते हैं, और उसके जो हमारे उद्देश्य हैं उससे मिलते जुलते यही